Hello my dear students. We take oxygen and release carbon dioxide, but is there any proof that we are saying that which gas we are releasing, this is carbon dioxide? In this video we are going to prove that exhaled air, which gas we are exhaling, this gas has higher concentration of carbon dioxide. By doing this activity in first test tube, or we can say that for this activity we need two test tubes. These test tubes have lime water. These test tubes have lime water. In first test tube we are releasing exhaled air. So when we are releasing exhaled air 4-5 times continuously, this lime water turns quickly into milky solution. This lime water turns quickly into milky solution. And in second test tube, where we are releasing inhaled air, or we can say that this test tube is in the contact of atmosphere, this lime water remains clear for longer time और it will turn very slowly. क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा मिल्की कब होगा, बहुत लंबे टाइम के बाद में होगा. वाई? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन प्रेजेंट ऑल्सो इन आवर एटमोसफियर. बट इन कंपेरिजन टू सेकेंड टेस्ट ट्यूब व्हाट वी ऑब्जर्व, in first test tube lime water turns quickly into milky solution. Why? Because of the presence of carbon dioxide in exhaled air. So by this activity we can prove that exhaled air has higher concentration of carbon dioxide. But now question is that from where exhaled air is getting carbon dioxide, because we are taking oxygen. From where exhaled air is getting carbon dioxide? This carbon dioxide is made in the process of respiration. For the process of respiration only we need oxygen or we need digested food also. चलिए इसी को सॉल्व करते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए केवल क्या हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज की भी जरूरत होती है. चलिए, व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब हमने देखा था कि डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या है, दो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. कौन से दो पर्पस के लिए? फर्स्ट वन इज फ्यूल फॉर एनर्जी. जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है. तो जो भी वर्क करेंगे वो कौन करेंगे, सेल करेंगे. तो सेल के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी ली जाएगी सारे वर्क के लिए. क्या होगा, फर्स्ट वन इज फ्यूल फॉर एनर्जी यूज्ड बाय सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़. कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है, फूड से मिलती है. लेकिन केवल फूड से ही नहीं मिलती है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो हाउ फूड एंड ऑक्सीजन आर मेकिंग ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the process of respiration. Second one need of digested food is material for growth and repair. क्या है सेकेंड वन नीड? मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. कोई भी बॉडी में चोट लग जाती है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए या ग्रोथ हो रही है हमारी, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, हमें डाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत होती है. जो ये डाइजेस्टेड फूड है किस फॉर्म में लिया जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये जो हमने बात की कि बॉडी में एनर्जी मिल रही है, किस प्रोसेस से मिल रही है, हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से. सो वी कैन डिफाइन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट. मीन्स respiration is the process of taking oxygen and reaction with the food and प्रोडक्शन क्या बनेगा, प्रोडक्शन फॉर्म में क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं. सो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मेक फ्रॉम द बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है, क्या इंटरनली होता है या एक्सटर्नल होता है? एक्सटर्नल कब होगा, 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट वन क्या था आपका, फिजिकल प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं CO2 को. ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट कहाँ कंप्लीट होता है आपका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल में क्या होता है, सेल में फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है आपका, इनिशियल स्टेज होती है आपकी रेस्पिरेशन की, जो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है. उसके बाद में क्या होता है, सेकंड पार्ट ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइट है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2
की अमाउंट प्रेजेंट होती है और इसी O2 के थ्रू रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बात हुई हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस की कि हमारी सेल के कौन से पार्ट में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब इसको एक इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। हमने बात की कि फूड में हम क्या लेते हैं, फूड को किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं। सॉरी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, फूड को किस फॉर्म में लेते हैं, हम ग्लूकोज की फॉर्म में ले रहे हैं और उसके साथ में रिएक्शन क्या कर रही है, ऑक्सीजन कर रही है, जो भी हम ब्रीथ के थ्रू ले रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, आपके CO2 बन रहा है, CO2 H2 और ये 38 ATP। अब ये 38 ATP हैं क्या, ATP क्या होती है, आपके एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन से, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में, ATP की फॉर्म में। सो वी कैन से दैट ATP इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब ये ATP और ADP क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ATP और ADP का किस तरीके से यूज होता है। अब जो देखो कि जब हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस किया तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमें एनर्जी फॉर्म हुई। अब ये एनर्जी किस तरीके से फॉर्म हुई, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, ATP को बनाते हैं। ATP को समझ लेते हैं एक तरीके से आपका फुल चार्ज जो ये फ़ोन है, ठीक है। मीन्स आपके फ़ोन की बैटरी जब डाउन हो जाती है तो उसको समझ लो ADP, D से ध्यान रखना कि डाउन बैटरी, और ATP फुल चार्ज बैटरी, ठीक है। एक तरीके से हिंट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके ATP को बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हमें एनर्जी गेन करनी होती है, एनर्जी की फॉर्म में ATP हमारी बॉडी में स्टोर हो गई। तो क्या कह रहे हैं हम, ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। दूसरा जस्ट अपोजिट, जैसे हमें किसी बॉडी मीन्स हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो होता क्या है, ये जो ATP है ये ब्रेक डाउन होता है वापस, और किस में ब्रेक डाउन होता है, ADP और फॉस्फेट, जिसकी वजह से हम जो भी वर्क कर पाते हैं उसके लिए एनर्जी मिलती है और ATP के थ्रू मिलती है। ATP ब्रेक डाउन होगा ADP में और फॉस्फेट में, और इस तरीके से हमें एनर्जी रिलीज होगी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ATP एंड ADP। और जरा एक ATP और ADP का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, ट्राई, T बोल रहे हैं, तो ट्राइफॉस्फेट मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। लेकिन ADP में क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि ATP में जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो 3 हैं, एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है, और ADP में क्या है, एनर्जी की अमाउंट कम है, ठीक है। अब ये तो बात हुई इनके फुल फॉर्म की। अब दूसरा क्या बोला हमने, ये एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है आपके 1 सेकेंड, क्यों वर्क नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। एनर्जी ज़्यादा किस में होती है, आपके ATP में ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या समझा हमने, फुल चार्ज बैटरी किसको बता रही है, ATP को। दूसरा क्या हुआ, फंक्शन किस तरीके से करते हैं। अगर इक्वेशन देखें हम, ATP किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ADP और फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होकर क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, किसी भी वर्क के लिए हमें एनर्जी मिल जा रही है। फंक्शन क्या हुआ, एनर्जी डोनर कौन काम कर रहा है, एनर्जी डोनर का काम कौन करता है, ATP करता है। और क्या करेगा, और स्टोर किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में ये जो एनर्जी है ये स्टोर होती है। ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई वो ATP की फॉर्म में होती है। लेकिन ADP क्या करता है, ADP जब ATP ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर किस फॉर्म में होगा, ADP और फॉस्फेट। और जब ये स्टोर होता है या ATP बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के दोनों के आपस में मिलने से बनते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या हुआ आपका, फंक्शन हुआ आपका कि एनर्जी एक्सेप्टर नीड रिचार्ज। एक तरीके से समझ लेंगे किसके फॉर्मेशन में काम देता है, ATP को फॉर्म करने में ADP हेल्प करता है, किसके साथ में ऐड होके वर्क करता है, फॉस्फेट के साथ, ठीक है। देखो जरा इस सर्किल से समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है आपका, ATP बन रहे हैं, एनर्जी बनती है। अब यही एनर्जी क्या है, जब ब्रेक डाउन होगी, एनर्जी जब ब्रेक डाउन हो रही है तो क्या है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या है, ADP में ब्रेक डाउन हो रहा है।
अब एडीपी और फॉस्फेट दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं, एटीपी को बना रहे हैं। तो दोनों क्या है, दोनों प्रोसेस डिफरेंस है। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से क्या बनता है, एटीपी से एडीपी में ब्रेक डाउन होता है। और फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही क्या है, फॉस्फेट और रिलेशन का मतलब ऐड हो जाना। जब एडीपी फॉस्फेट के साथ में ऐड हो जाता है तो दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, एटीपी को बनाते हैं। तो इस फॉर्मेशन से दोनों ही चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनती हैं, एटीपी और एडीपी, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं एटीपी और एडीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है वो इस तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर भी होती है, उसके बाद में ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, अब इस एनर्जी की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, है ना, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हार्ट बीट हो, चाहे ब्रीथिंग हो, ग्रोथ हो या रिपेयरिंग हो, इन सबको कोई भी एक्टिविटी हो उसके लिए हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में रहती ही रहती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो दोनों में कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म है। अब इनको पहले क्लियर करते हैं कि इनको बोलते क्या हैं और कहाँ पर हमें नीड है। पहले रेस्पिरेशन के प्रोसेस से पहले इन टर्म्स को क्लियर करना जरूरी है। पहली क्या है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमने बोला कि फूड को जो भी न्यूट्रिएंट लेंगे, फूड के डाइजेशन के बाद में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में हमने देखा क्या है, C6H12O6। यहाँ पर जो कार्बन के कंपाउंड है कितने हैं, 6 हैं। और क्या है ये, प्राइमरी फ्यूल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मीन्स अगर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो फर्स्ट फ्यूल है वो क्या है आपका, ग्लूकोज है। और यहाँ पर कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। सेकेंड क्या है आपका, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। अब इसका काम क्या होता है, अभी इसका जो प्रोसेस है क्या होगा, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं। होते कहाँ पर हैं, सेल में होते हैं, तो इनको समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ग्लूकोज और पायरुविक, ग्लूकोज में जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं 6 हैं, लेकिन पायरुविक एसिड में जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं 3 हैं। होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पर ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जहाँ पर ये 6 कार्बन किसमें, 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या आपका, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या है, फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूले में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन के 3 कंपाउंड है। लेकिन लैक्टिक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं बनता। किन कंडीशन में बनता है, अभी हम प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोला, फॉर्म्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स व्हेन O2 इज लो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, लैक्टिक एसिड, जहाँ पर क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फोर्थ क्या है आपका, इथेनॉल। इथेनॉल भी क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और कहाँ पर बनता है, ईस्ट में बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। और यहाँ पर जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, केवल 2 हैं। क्या हैं, केवल 2 हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारी टर्म्स यूज होने वाली हैं किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। देखो जरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कंपाउंड कितने हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। इथेनॉल में कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं। पायरुविक एसिड में 3 हैं। यहाँ ये कहाँ पर यूज होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। लैक्टिक एसिड और इथेनॉल दोनों में क्या है, एक में कार्बन के मॉलिक्यूल 3 हैं और दूसरे में कार्बन के मॉलिक्यूल 2 हैं। दोनों ही किस में यूज होने वाले हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, एटीपी। एटीपी हमने पढ़ा था क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, होल्ड एनर्जी इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या बताया हमने, एडीपी और फॉस्फेट दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, एटीपी को बनाते हैं, जब एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू pyruvic acid in cytoplasm of cell. Means glycolysis is the process by which glucose is breaking down into
2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड CO2 एंड वाटर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल का जो मेन हमने बोला क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलता है, क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे 2 ब्रेक डाउन होकर आए, अब इनका ब्रेक डाउन होता है किस फॉर्म के लिए होता है, CO2 H2O और एनर्जी के लिए। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, ATP की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने से पहले जरूरी थी। देखो जरा ग्लाइकोलाइसिस और एक बार क्रेब्स साइकिल को समझ लो। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जब क्या बोला हमने, 1 ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल में। तो ग्लूकोज क्या था आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, पायरुविक क्या था 3 कार्बन कंपाउंड था। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन किसका हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट का। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी कितनी बनेगी, 2 ATP बनेगी, 2 ATP बनेगी। और यहाँ पर जो बोला हुआ है 2 ATP और 2 NADP, NADH भी बेटा क्या होती है, एक तरीके से टोकन समझ लो कि इसके एक्सचेंज में क्या होता है, ATP मिलते हैं। तो मीन्स टोटल क्या हुआ यहाँ पर 4 ATP बन रहा है, लेकिन 2 ATP क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, एनर्जी यूज हो जाती है। तो जो टोटल प्रोडक्ट बनता है वो कितना होता है, केवल 2 ATP प्रोड्यूस होती हैं किस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। ठीक है, सेकंड क्या है आपका क्रेब्स साइकिल, जो कहाँ पर होता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रियल में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ बताया था, साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी है हमने क्या बोला, पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो गया किससे, ग्लूकोज से। अब ये क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में पहुँच के किस में कन्वर्ट होता है आपका, CO2 H2O और एनर्जी में। एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो क्या मिलती है हमें 38 या 32 ATP की फॉर्म में मिलती है। कुछ बुक में 32 दिया होगा और कुछ में क्या होगा 38 होगा। क्या होता है 6 ATP जो है जब साइटोप्लाज्म से माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड एंटर कर रहा होता है तो वहाँ पर बेटा 6 ATP कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो कुछ बुक्स में चेंजेस भी हैं। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी शो हो रही है 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH और 4 CO2 रिलीज्ड। यहाँ पर जो एनर्जी शो हो रही है ये सब क्या है, इसके ये भी एक्सचेंज होके क्या बनाते हैं, ATP की फॉर्म बनाते हैं, जो लास्ट में आके क्या हो जाते हैं, टोटल 38 फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से समझ लो NADH और FADH क्या फॉर्म में, टोकन फॉर्म में, जो एक्सचेंज होके क्या बनाते हैं, लास्ट में ATP बनाते हैं। और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ATP किस फॉर्म में होते हैं, 32 या 38 ATP की फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जब लार्ज अमाउंट में हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करी, O2 से रिएक्शन करी, रिएक्शन की क्या बना हमारा, CO2 बना, H2O और कितनी ATP एनर्जी बनी, 38 ATP एनर्जी बनी कहाँ पर बनी, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम बोल रहे हैं पावर हाउस। और किसके लिए बनी, जब ऑक्सीजन हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक से ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, एयर से ध्यान रखेंगे AER। ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट क्या बने थे हमने देखे थे रिएक्शन में, CO2 H2O और एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। अब देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, इक्वेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज जो हम फूड से ले रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हुआ, कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 है। और कहाँ पर होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछ लेता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, पहले समझते हैं ग्लूकोज से ब्रेक डाउन हुआ किसका, पायरुवेट का, कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। यहाँ पर देखा हमने कार्बन के कंपाउंड कितने पायरुवेट में, 3 हैं, 2 मॉलिक्यूल बने पायरुवेट के।
किस प्रोसेस से बने, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से बने। अब ये 2 पायरूवेट कहाँ पहुँचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचने के बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया के पहुँचने के बाद क्या होगा, वहाँ पर जो प्रोडक्ट होंगे क्या होंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी 38 एटीपी की फॉर्म में। इस तरीके से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में सेल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। पहला क्या हुआ आपका, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरूवेट में, 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुआ, देन किस में आएगा, और ये जो ब्रेक डाउन हुआ कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। यहाँ से ध्यान रखेंगे नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसको रिलेट कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। नेम क्लियर है कि पहले वर्ड याद रख लो यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं पायरूवेट के, 2 मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर बन रहे हैं, सेल के कौन से पार्ट में, अगर आपसे पूछ ले, साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं। उसके बाद में ये पायरूवेट कहाँ पर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं, क्रेब्स साइकिल से। अब यहाँ पर क्या आप हिंट याद रखेंगे, कार्बन साउंड कैसी आ रही है, का की आ रही है ना, तो क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल। क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल। वहाँ पर क्या बोला, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पर कार्बन की साउंड हो रही है तो का से ध्यान रखेंगे, क्रेब्स साइकिल में कार्बन बनते हैं, ठीक है। अब जरा इसको एक सेकेंड रिएक्शन देख लें। रिएक्शन भी अभी हमने देखी थी, क्या है आपका, किस प्रोसेस में होता है आपका, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। जब अगर हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये पूरा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ग्लूकोज प्लस O2, CO2, H2O और 38 ATP। कहाँ पर होता है ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका, सेल में होता है। पहले कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कहाँ, किस प्रोसेस में बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरी बात आती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बेटा किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में भी देखने को मिलता है। कभी ईस्ट में अगर देखा हो तो कहाँ पर यूज़ है, ईस्ट। कभी ब्रेड खाते हैं, मोस्टली ब्रेकफास्ट में करते हैं, इडली बनाती हैं मम्मी, पिज़्ज़ा बेस हुआ, भटूरे हुए। अगर कभी देखा हो ध्यान से कि मम्मी जब क्या बना रही हैं, मान लो कि इडली बना रही हैं, तो उसके लिए क्या करती हैं बेटा, इडली में एग्जाम्पल ले लेते हैं इडली का, ठीक है। इडली डोसा जो भी बना रही हैं तो उसमें क्या करती हैं, जो भी दाल पीस के रखी तो उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देती हैं, या दही डाल दो, किसी भी फॉर्म में ईस्ट अगर डाला तो वो क्या होता है बेटा, कुछ टाइम के बाद में उसका जो वॉल्यूम होता है, डो तैयार करा, डो का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वो जो इंक्रीज हुआ वो किसकी प्रेजेंस की वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ पर CO2 रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट किस तरीके का प्रोसेस करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जो कब होता है, एनएरोबिक, विदाउट एयर। कब, विदाउट एयर जो रेस्पिरेशन हुआ उसको क्या बोला, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो किस में देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलता है और ईस्ट में भी देखने को मिलता है। अब होता कैसे, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं क्या बनता है, पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है, ग्लूकोज से ही हो रही है। अब ग्लूकोज हमने देखा कि ग्लूकोज कहाँ पर बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बनेगा, नाम से कनेक्ट कर लेना। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में बनेगा। इसमें जो ब्रेक डाउन होगा, पायरूवेट, क्या होंगे, पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस सब में सेम है, चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या ईस्ट हो, सब में ये प्रोसेस सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या देखा हमने, यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट थी, आपके एरोबिक में थी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, ये जो पायरूवेट है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अभी हमने बोला था जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं डॉग के लिए, भटूरा बना रहे हैं तो उसमें हमने ईस्ट ऐड करा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि पायरूवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। उसके बाद में ये जो पायरूवेट है इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कहाँ पर, ईस्ट में। ईस्ट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, पायरूवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। उसके साथ साथ क्या बनेगा आपका, CO2 भी बनेगा। लेकिन जो ATP मॉलिक्यूल होंगे, ATP मतलब एनर्जी बनेगी, वो किस फॉर्म में होगी, केवल 2 ATP बनेंगे। वहाँ पर क्या बनेंगे, केवल 2 ATP यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो क्या है, विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है।
ये तो एग्जाम्पल था आपका ईस्ट का, ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग में भी क्या केवल एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है? कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, सपोज करिए आप मीन्स घर की छत पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, है ना, जाड़ों के दिन है, और अचानक क्या होता है, कोई मंकी आ जाता है ना, तो आप वहाँ से रन करेंगे, बहुत तेज़ से रन करेंगे, तो क्या होता है, सांस फूलने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। या फिर हम जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ से रन कर रहे हैं, कि मीन्स आप रनिंग करने जा रहे हैं और फर्स्ट डे है, तो क्या होता है, हमारी लेग्स में पेन होने लगता है, मसल्स में क्या हो जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स बन जाते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल हुआ किसका हुआ बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का हुआ। पहले देख लेते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, पायरुवेट बनता है। कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी की में क्या होगा, जो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, पायरुवेट से जो ये दो मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल से जो कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा, वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। जबकि ईस्ट में क्या बन रहा था, वहाँ पर इथेनॉल बन रहा था, जो क्या था, 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। और यहाँ पर भी जो एनर्जी बन रही है वो कितनी हो रही है, 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है, जो उस टाइम में हमें हेल्प करती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में हेल्प करती है, कि जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट की ज़रूरत होती है और हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट की भी एक लिमिट है, कि एक लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकती है ना। तो उस टाइम में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो किससे मिलती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स में ये जो मसल पेन होता है उस टाइम में, तो ये क्या करता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अचानक क्या होगा, अचानक आपने रन करना शुरू करा, फर्स्ट डे, तो मसल्स क्या होंगी, पेन करनी शुरू कर देंगी। मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरीली एंड बिकम सोर, स्टिफ एंड पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज क्रैम्प्स। क्या हुआ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बना किस फॉर्म में बना, लैक्टिक एसिड बना। अब ये जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, है ना, मसल पेन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी मसल्स में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो गया। अब इसी लैक्टिक एसिड के कलेक्ट होने से ये क्रैम्प्स पड़ते हैं। व्हेन लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन मसल टिश्यू इट इरिटेट्स नर्व एंडिंग लीड्स टू क्रैम्पिंग। इसी वजह से क्या होती है, क्रैम्प देखने को मिलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन टू रिलीव क्रैम्प्स, वार्म हॉट वाटर बाथ, या फिर क्या करेंगे, मसाज करेंगे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जिससे जो लैक्टिक एसिड है वो वापस किस में फॉर्म हो जाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, किस में, ह्यूमन बीइंग में, ईस्ट में। ठीक है, देखो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखते हैं, क्या देखा हमने यहाँ पर फिगर के थ्रू, क्या देखते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन उसको प्रेजेंट नहीं है, मीन्स लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, तो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड में। और ATP कितना बना, केवल 2 ATP बना। ठीक है, इस तरीके से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग में भी होता है, जब हमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जो एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में अगर हम डिफरेंस एक बार देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहला कंपैरिजन क्या मिलता है, पहला डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ मिलता है, ईस्ट में या मसल टिश्यू में देखने को मिलता है। कब मिलता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होगी, नाम मात्र की होगी। ब्रेकडाउन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का एरोबिक में, जबकि एनाएरोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर मिलते हैं, जबकि एनाएरोबिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि मसल टिश्यू में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसी तरीके से जो एनर्जी की अमाउंट होती है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कम होती है। कितनी होती है, 2 ATP होती है केवल। और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, तो एनर्जी की अमाउंट कितनी होती है, 38 ATP होती है, जो क्या हमारे सारी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ में लाई जाती है। इस तरीके से हमने देखा एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या हो रहा है, CO2 प्रेजेंट है। CO2 क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन ये CO2 रिलीज़ होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमने क्या लिया इस एक्टिविटी के लिए, एक बीकर लिया, एक फ्लास्क लिया। फ्लास्क में हमने शुगर और ईस्ट को डाला।
ईस्ट दोनों की रिएक्शन कराने के बाद में हम क्या देखते हैं, वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमें पता है कि वहाँ पर क्या होगी, CO2 गैस रिलीज़ होगी, CO2 गैस रिलीज़ होगी और वहाँ पर क्या बनेगा, कौन सी गैस बनेगी वहाँ पर, उसके साथ साथ क्या बनेगा वहाँ पर, इथेनॉल भी बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। हमें पता है ईस्ट है तो वहाँ पर इथेनॉल बनना कंपलसरी है, ठीक है। अब इस बीकर के साथ में या फ्लास्क के साथ में जब हमने यहाँ पर देखा कि शुगर और ईस्ट की रिएक्शन कराई, यहाँ पर ईस्ट की रिएक्शन कराने के बाद में हमने देखा यहाँ पर जो है एक गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसको क्या है, एक ट्यूब के हेल्प से दूसरी टेस्ट ट्यूब में कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम डालते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर डालने पर क्या होगा, अगर यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 लाइम वाटर में जाके रिएक्शन करेगी और वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ही हम ईस्ट और शुगर की रिएक्शन कराते हैं वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। CO2 गैस प्रोड्यूस हुई और CO2 गैस लाइम वाटर में पहुँचकर मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से हमने देखा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या है, CO2 की अमाउंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेल्युलर फंगस। कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता, C2H5OH इथेनॉल है, ये भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और ATP भी बनेंगे। कितने बनेंगे, केवल 2 बनेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पर, H2O नहीं बन रहा है, जो किस में बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। दूसरा क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ आपका, ईस्ट हुआ भाई। और 5 सेकेंड यहाँ पहुँचाओ। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका ईस्ट, यहाँ पर आंसर हुआ आपका ईस्ट। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। क्या इंक्रीज हो जाता है मसल सेल्स में जब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। तो क्या इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है लैक्टिक एसिड। क्या इंक्रीज होता है, लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ क्या हुआ आपका, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड टू क्रैम्प्स in the legs of sprinters. This is due to conversion of pyruvate to। पायरुवेट से किस में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसका भी आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लैक्टिक एसिड में हो रहा है। तो यहाँ पर मसल टिश्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या दिया हुआ है, सेल के बॉडी पार्ट दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ही वो पार्ट है जहाँ पर क्या ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती है। तो साइटोप्लाज्म इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सम शुगर सॉल्यूशन इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड अ लिटिल ऑफ सब्सटेंस एक्स इज पाउडर फॉर्म इज एडेड टू इट। मीन्स क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में कुछ शुगर सॉल्यूशन लिया और पाउडर फॉर्म में कुछ दूसरा सब्सटेंस लिया। अब इस सब्सटेंस को क्या नाम दिया आपने, एक्स दिया। क्या हुआ, एक्स। तो शुगर सॉल्यूशन के साथ में किसकी रिएक्शन कराई थी, अभी हमने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट की रिएक्शन कराई थी। तो ये जो एक्स सब्सटेंस हुआ क्या हुआ, ईस्ट हुआ। द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज क्लोज्ड विद अ कॉर्क। क्या किया, टेस्ट ट्यूब के माउथ को कॉर्क से क्लोज किया। एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ा। ऑन ओपनिंग द कॉर्क अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ सब्सटेंस वाई इज ऑब्टेन्ड। किसी सब्सटेंस की स्मेल आई तो क्या है, और एक गैस प्रोड्यूस हुई। अब हमें पता है कि ईस्ट का जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर गैस कौन सी प्रोड्यूस्ड होती है, CO2 प्रोड्यूस्ड होती है। द गैस जेड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैचस्टिक। इसी का हमने क्या बोला, ये गैस किस में काम होती है, हमने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहाँ पर CO2 गैस को यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, गैस प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सब्सटेंस बना वो क्या बना, इथेनॉल बना। इस तरीके से क्या देखा हमने, फर्स्ट सब्सटेंस क्या था जो हमने ऐड किया था, वो था आपका ईस्ट। दूसरा जो गैस प्रोड्यूस हुई वो थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो सब्सटेंस बना वहाँ पर क्या बना, इथेनॉल बना, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों की बात हो गई। एक्स वाई जेड क्या है,
बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू सब्सटेंस वाई बाय द एक्शन ऑफ एक्स नॉन एज, मीन्स जो एक्स ईस्ट की वजह से जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। क्या हुआ, द प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, स्पेशली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। शुगर इज ब्रोकन डाउन टू इथेनॉल और CO2। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एग्जिबिटेड बाय एक्स इन द अबव प्रोसेस, किस तरीके का प्रोसेस हुआ, एरियोबिक या एनएरियोबिक। अब हमें पता है जहाँ पर O2 की प्रेजेंस नहीं है तो कैसा प्रोसेस होगा, एनएरियोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। 3 केमिकल रिएक्शन दी हुई हैं, तीनों की हमें बतानी है कि ये किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। पहली केमिकल रिएक्शन क्या है आपकी, पहली केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है इथेनॉल। क्या बन रहा है, इथेनॉल। तो इथेनॉल किस में बनता है, ईस्ट में बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईस्ट। सेकेंड रिएक्शन में क्या बन रहा है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या है आपका, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में बन रहा है, लैक्टिक एसिड बनेगा आपका, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कब बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एंड वेयर। हाँ देखो जरा, सी क्वेश्चन में क्या पूछा, केवल नेम ही नहीं पूछा, व्हेन एंड वेयर डज रेस्पिरेशन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन 3 अबव टेक्स प्लेस, मीन्स कहाँ और कब बनता है। तो थर्ड का जो क्वेश्चन पूछा आपका, सी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ बनता है, कि मसल टिश्यू में बनता है। इक्वेशन सेल्स ड्यूरिंग क्या है, exercise when oxygen is insufficient the muscle cells produce lactic acid which can cause muscle fatigue और cramp। किस प्रोसेस में बनना है, जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम मिल रही है और उस कंडीशन में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, ये मसल टिश्यू में होगा और सेल में, साइटोप्लाज्म पार्ट में। ठीक है, ये तो हुए 3 क्वेश्चन। उसके बाद में देखते हैं डी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डी क्वेश्चन में बोला बेटा, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सी इक्वेशन एरोबिक रेस्पिरेशन को बता रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, वाटर भी साथ में बन रहा है, तो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट एनारोबिक। एनारोबिक के लिए क्या है, दोनों ही इक्वेशन बता रही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन किसको बता रही हैं, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन को बता रही हैं। ठीक है, Which of the above reaction produce the maximum amount of the energy? Maximum amount of the energy किस में प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, तो किस में मिलती है आपकी, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो कौन सी इक्वेशन हुई आपकी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में डिफरेंस क्लियर किए और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सबको हमने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, हमारे रेस्पिरेशन की तरह क्या दूसरे एनिमल्स में भी प्रोसेस वही सेम होता है, वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज होते हैं या दूसरे डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करिए और कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। टिल देन बाय बाय और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।